हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए 40 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, जिसका आज डे 14 है। इससे पहले 13 लेक्चर आपको मिल चुके हैं। आई होप आपने वो सारे लेक्चर देखे होंगे। दोस्तों, इन 40 क्वेश्चन सीरीज में हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन 40 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को आप अच्छे से फॉलो करिएगा। और दोस्त, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर पे। चलिए, 0.234 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखिए। यहाँ पर बार है, इतना इजी थोड़ी पूछेंगे। ठीक है, तो ये 0.234 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चलिए, तो हम मान लेते हैं। अच्छा, पहले तो ये बताइए इसका मतलब क्या होता है। देखो, ये समझ लीजिए, इसका मतलब होता है 0.234, ये बार का मतलब होता है। इसके बाद रिपीटेशन होगा 234, देन 234 एट इंफिनिटी तक। ठीक है, हमें इसकी ही तो वैल्यू बतानी है। चलो, हमने मान ली इसकी वैल्यू x है, हमने माना है इसकी वैल्यू x है। देखो, तरीका समझ लीजिए, 3 डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो इसकी गुणा 1000, यानी 1 के आगे 30 लगा के 1000 से कर दीजिए। 1000 x की वैल्यू बताइए आप कितनी आएगी। 1000 x की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। तो आपका जो पॉइंट है वो 3 डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, यानी कि 234.234 डैश। ठीक, मतलब इन्फिनिटी। यही तो हुआ ना 1000 x की वैल्यू। अच्छा, 1000 से ही, क्योंकि हमारे 3 डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, 2 डिजिट के बाद होता तो 100 से करते, 1 के बाद होता तो 10 से करते। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक, अब इक्वेशन 2 माइनस 1। ठीक, तो 1000 x माइनस x इज इक्वल टू 234.234. ठीक, माइनस 0.234. कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? प्रॉपर सब कुछ सही लिखा। ये इन्फिनिटी तक भी जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी भी बना दो ना, डैश लगा। ठीक, अब देखो, इसमें से जब तुम इसे कट करोगे तो आएगा 999x। ठीक, कोई दिक्कत? एंड इसमें से जब आप इसे कट करेंगे तो क्या आएगा? 234 में से 234 कट किया, ये देखो, ये इसमें से इन्फिनिटी तक जा रही है, ये प्रॉपर 0 बन गया। ठीक है, और इधर 234 में से 0 कट करोगे तो 234। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चलिए, बस अब क्या, हमें x की वैल्यू मिलेगी, जो कि हमें फाइंड आउट ही करनी थी। 234/999। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो x की वैल्यू आप बता दो क्या आ गई। ऑप्शन तो आपका यही सही हो गया, ये लीजिए, ऑप्शन बी सही हो गया। लेकिन थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लीजिए, कट रहा है ना। 234 को जब आप किससे काट सकते हैं? 9, हाँ, 9 दूनी, सॉरी, इससे काटो, 9 1 1 1, 9 दूनी 18 और बचे 5, 9 छक 54, यानी कि 26/111। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी भी सही है। ठीक, मतलब ये सरलीकृत रूप और ज्यादा सरल करके लिख दिया है। ठीक है, एंड ये 234.99, दो ऑप्शन सही है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, यहाँ हो जाता है कभी कभी। ठीक, चलिए, तो ये समझ आया। इस प्रकार के क्वेश्चंस जहां रेपिटेशन हो रहा हो, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, इसके शॉर्ट फार्मूले भी होते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा तो वो आप भूल जाएंगे, इसलिए बेसिक मेथड समझ लीजिए। शॉर्ट फार्मूले होते हैं, ठीक है, भिन्न बताने के। ठीक, लेकिन आप ये बेसिक चीज समझिए ना, अब कुछ भी आ जाए आपके सामने, सारा कुछ कर लेंगे। ठीक, यदि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। देखो, इसकी वैल्यू पूछिए। इस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। तुम चाहो तो इस बहुपद के शून्यक भी निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करके इस बहुपद के शून्यक निकाल सकते हो। ठीक है, या आप ये भी जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग अल्फा बीटा है, तो क्या होगा? -b/a, यानी कि माइनस और -5/8। ठीक, यानी कि 5। कोई दिक्कत? और अल्फा बीटा भी जानते हैं क्या होता है? c/a, जो कि 6/1, यानी कि 6। ठीक है,
आपके बहुपदों का यानी बहुपद के जो शून्य थे उनका योग यानी अल्फा प्लस बीटा 5 आया और उनकी मल्टीप्लाई यानी अल्फा बीटा की वैल्यू 6 आई। ठीक है, आप चाहें तो इसे सॉल्व करके इसके शून्य भी निकाल सकते हैं क्योंकि सारा डेटा कांस्टेंट टर्म में दिया गया है। ठीक है, मतलब कोई ऐसी वेरिएबल टर्म इसमें नहीं है। ठीक है, एक्स को छोड़, तो फिर कैसे करें, हमने ये निकाल लिया तो चलो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा हमने एलसीएम लिया। ठीक है, तो क्या बना, ये बीटा प्लस अल्फा बना ना, बीटा प्लस अल्फा। ठीक, तो कोई बात है, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 5, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी है 6, तो आंसर आपका क्या हो गया 5/6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो जाएगा। आप अगर इसका शून्य निकालने आते तो वो भी 3 और 2 आते। ठीक है, कितने आते 3 और 2, जब यहाँ रखते 1/3 प्लस 1/2 तब भी यही आता 5/6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, दो अंकों की एक संख्या और अंक पलटने पर प्राप्त संख्या की योग 99 है। यदि अंकों का अंतर 3 है तो संख्या बताइए। देखो, अंकों का अंतर 3 है। चलो हम मान ले हैं कि संख्या हमारी जो है वो दो अंकों की एक संख्या। दो अंकों की संख्या कैसे मानते हो, ये मानते हो 10x प्लस वाई। ठीक है, इसमें बाई यूनिट डिजिट है और x टेंस डिजिट है यानी दहाई का डिजिट है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, ये संख्या हो गई आपकी संख्या, माना संख्या। ऐसा ही तो मानोगे दो डिजिट की संख्या। ठीक है, यही होगी ना। कह रहे हैं एक संख्या और अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। अब इस ये जो संख्या है इसके अंक पलट दो। ठीक है, इसका यहाँ पर यूनिट डिजिट y है और यहाँ पर टेंस डिजिट x है, इस वाली संख्या में। जब आप अंक पलटने होंगे, अंक पलटने पर संख्या, जब आप अंक पलट रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y चला जाएगा, अर्थात tan y प्लस x, यही हो गई ना संख्या। आप क्या कह रहे हैं कि अंक पलट दिए, का योग 99 है। इन दोनों संख्याओं को जब तुमने पलटा तो उनका योग कितना है 99। ठीक है, पहले हमारी संख्या थी tan x प्लस y, उसके बाद होगी tan y प्लस x और इनका योग यानी प्लस लगा ही दिया, ये ऐसे करके, ऐसे इस टाइप से प्लस लगा दिया, कितना है 99। ठीक, क्वेश्चन ने बोला है ना। तो tan x और x 11x हो गया प्लस 11y हो गया बराबर 99 हो गया, और इसे सॉल्व करोगे 11 कॉमन ले लिया और 11 को फिर से कट कर दिया तो ये 9 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ओके, चलिए, यदि अंकों का अंतर 3 हो, अंक हमने क्या माने यानी डिजिट हमने क्या माने हैं x और y ही तो माने हैं, उनका अंतर कितना है 3 है, लेकिन हमने क्या ये कहा कि x बड़ा है y बड़ा, नहीं कहा और ना हमें पता है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा x माइनस वाई, अगर हम x को बड़ा मानते हैं तो x में से y कट कर देंगे, आ कितना रहा है 3, यही बोल रहा है क्वेश्चन। लेकिन अगर y बड़ा हो गया, ये भी तो संभव है ना, y बड़ा हो गया तो x कट करेंगे तो 3 आएगा, तब भी 3 ही आएगा। ठीक, तो ये दो इक्वेशन हमारे इस अंकों के अंतर से मिलेंगी। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, देखते हैं क्या मिलेगा। चलिए, इन दोनों को सॉल्व करते हैं 1 और 2 को, तो ऐड करना है सिंपली, आप देख ही सकते हैं y से y कट हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 9 3 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई ये आ गई आपकी 6। ये डिवाइड चलते रहेगा। ठीक है, मतलब अलग अलग, x की वैल्यू यहाँ 6 आई तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू इसी इक्वेशन में रखो, y की निकालना है 9 माइनस x। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 6 3। तो यहां से आपकी संख्या क्या बनी, यहां से आपकी संख्या क्या बनी, यहां से आपकी संख्या आपने मानी क्या थी, संख्या आपने मानी थी सर जी tan x प्लस वाई। ठीक, तो tan इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस वाई यानी 3, यानी कि यहां से आपकी जो संख्या बन रही है 63। ठीक है, 63 आपकी संख्या बन, समझ आए, आपकी संख्या 63 है। अब आप ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है लगा के चले आएंगे, लेकिन ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो इसलिए समझिए, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा था ना कि आपकी संख्या कौन सी बड़ी है, नहीं बताया था ना एग्जैक्ट, तो इसलिए हमने y माइनस एक्स भी किया था। हो सकता है हमारी दूसरी वाली संख्या बड़ी हो। ठीक है, y माइनस एक्स दूसरी वाली संख्या नहीं, दूसरा वाला नंबर यानी यूनिट डिजिट वाला नंबर बड़ा हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब इसे सॉल्व करिए, यानी कि आपका x प्लस वाई, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ये इसे मान लो 2 मान लो, तो इक्वेशन 1 क्या करें 1 प्लस 2। ठीक है, 1 प्लस 2 करने पर, ठीक, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। एडिशन कराया तो x से x ही कट जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 12 आ गया, इट मींस y इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू 6 आ गया।
तो बाई 6 आया तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, वहीं से निकाल लो, x इक्वल टू 9 माइनस बाई, ठीक। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से निकाल रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत। तो 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 3 आ गई। अब जब x की वैल्यू 3 आई, हमने संख्या क्या मानी थी, हमारी संख्या तो अभी भी वही है ना, संख्या तो अभी भी वही है, 10x प्लस बाई, यही तो थी। तो संख्या की 10 इंटू 3 प्लस बाई की वैल्यू 6, यानी कि 36, ठीक। तो हमारी ये दो संख्याएं हमको मिली हैं और ये दोनों जिस ऑप्शन में है वही हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी मिली, 36 और 63, 36 और 63। ये देखो, इन दोनों का अंतर करोगे डिजिट का 6 और 3 का तो भी 3 आएगा, इनका अंतर करोगे 6 और 3 का तब भी 3 ही आएगा, ठीक है। तो यही था, अच्छे समझ आया क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बोल रहा होता है बस हमें वही सुनना होता है, उसी हिसाब से सॉल्व करते जाते हैं। के का वह वास्तविक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण बराबर 0 के वास्तविक मूल है। देखो, वास्तविक मूल, समान मूल, काल्पनिक मूल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले विभक्त कर डी निकालते हैं, ठीक है। डी इक्वल टू होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, यही होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। देखो कंडीशन क्या होती है वास्तविक मूल्यों के लिए, वास्तविक मूल्यों के लिए यानी रियल मूल्स के लिए कंडीशन होती है आपका डी जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। ये वास्तविक मूल के लिए कंडीशन होती है, क्या, वास्तविक मूल। और ये डी लेस देन 0 ये काल्पनिक मूल की कंडीशन होती है। तो हमें चाहिए वास्तविक मूल, अर्थात हमें ये करना होगा डी हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डी है कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे होना चाहिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक। कोई दिक्कत, चलिए आओ। तो बी स्क्वायर की वैल्यू इसमें से निकालो, बी की वैल्यू के है तो के स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, ठीक है, सी की वैल्यू 3 है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। तो के स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 6 और 6 चौक 24 और माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक, ठीक। के स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 24, ठीक। तो दोनों साइड हम वर्गमूल करेंगे, दोनों साइड वर्गमूल करेंगे, ठीक है। जब के स्क्वायर का जब तुम वर्गमूल करोगे तो प्लस माइनस के आएगा, अर्थात उसे मॉड के भी लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए, ग्रेटर देन इसका भी अंडर रूट तुमने किया, ऐसा समझ लीजिए ना, अंडर रूट किया। तो मॉड के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 24 का मतलब क्या हो गया, 4 छक्के 24, यानी कि मतलब ऐसे समझिए 4 छक 24, तो 4 का आप पढ़ लोगे वर्गमूल 2 आएगा, 2√6, ठीक। तो आपका जो के की वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन 2√6 होनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप एक जगह कंफ्यूज हुए होंगे कि भैया तुमने के स्क्वायर जब यहाँ दोनों साइड वर्गमूल लिया, यहाँ लिख देना दोनों साइड, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो के स्क्वायर का वर्गमूल तुमने क्यों नहीं लिखा, मॉड के क्यों लिख दिया। तो देखो इसका आंसर यही है कि के स्क्वायर का जब वर्गमूल लोगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, उसके लिए मॉड भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो के स्क्वायर मॉड, चलो हाँ ये चीज और अच्छे से समझा दे रहा है आपको, मतलब प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। के अगर ओनली के लिख देते, तुम सिर्फ के लिख देते तो के आपका ग्रेटर देन एंड ये होता ना, ये होता। इस कंडीशन में एक चीज अपनी मिस हो जाती, अगर के की वैल्यू माइनस होती, के की वैल्यू माइनस हो जाती तभी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती, इसीलिए मॉड के लिए आया था। मॉड के उस माइनस को प्लस करेगा पहले, फिर ये चीज आपकी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। फिलहाल आप के स्क्वायर को जब भी खोलें तो मॉड के में ही खोलें, ठीक है। बस इतना ही था। समांतर श्रेणी, हालांकि ये जो चीजें हैं ये रिलेशन एंड फंक्शन में 11th 12th में बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। अगर आप अभी 10th में है तो बस इतना ही समझिए, ठीक है। 11th 12th वाले बच्चे अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया था। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, ठीक। तो कौन सा पद, मान लो एनवा पद है, ठीक है, एनवा पद माना, एनवा पद -81 है, ठीक, ठीक। इस समांतर श्रेणी में ए की वैल्यू 21, डी की वैल्यू कितनी है -3, 80 - 21 करोगे तो -3 आएगा, ठीक है। और कह रहे हैं कि एनवा पद यानी टी एनवा पद हमारा 81 है, जो कि क्वेश्चन ने दिया है, ठीक, ओके। तो टी एनवा पद 81 है, यानी टी एनवा पद -81 है, तो टी एन को हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस एन -1 टी
इज इक्वल टू -81। ए की वैल्यू 21 प्लस n -1, यानी n की वैल्यू तो हमें चाहिए, डी की वैल्यू -3, ठीक, इज इक्वल टू -81, ठीक। तो n -1 और -3 इज इक्वल टू -81 -21, ठीक, कोई दिक्कत। तो n -1 को हमने इधर ही रोका, तो इसे जब ऐड किया तो 2 और 10 और डिवाइडेड बाई -3, ये -3 जो था इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया और 3 से जब इसे कटोगे 3 3 9, 3 चौके 12, ठीक। तो n की वैल्यू आपकी आ गई, n -1 की वैल्यू आ गई आपकी 34, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 30, ठीक। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो 35th टर्म जो है आपकी, उसका वो जो टर्म होगी वो -81 होगी, ठीक। चलिए ये देखिए, ठीक है, ये समझ आया। समांतर श्रेणी में कुछ ही फार्मूले होते हैं, योग का हो गया और सम निकालने का, ठीक है, और nवां पद निकालने का, n निकालने का, यही सारे। तीन संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है, उनका गुणनफल 216 है, यदि मध्य पद 6 है तो संख्याएं हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में, जब हम तीन संख्या लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी में और समांतर श्रेणी में लेते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी। गुणोत्तर श्रेणी में लेते हैं a अपॉन आर, ए और ए आर, ठीक है, ये लेते हैं ना, ये तीन पद लेते हैं, उनका गुणनफल 216 है, इनका गुणनफल 216 और मध्य पद 6 है, मध्य पद यानी ए, इन तीनों में मध्य पद कौन हुआ, ए, तो ए की वैल्यू 6, समझ में आ गई प्रॉपर। चलिए इनका गुणनफल कितना है, ए अपॉन आर इंटू ए आर, कितना दे रखा है 216, यानी आर से आर कटा तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 216, ठीक। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, क्यूब रूट 216, यानी ए की वैल्यू 6। ये तो क्वेश्चन ने भी दी थी, हमारी भी आ गई। तो इसके लिए अब आपको हमें ऑप्शन से जाना होगा, ठीक है, कहां से, ऑप्शन से जाना होगा, क्योंकि ये तो जो चीज दी थी वही आ गई, इससे हम आंसर नहीं निकाल पा रहे, तो ऑप्शन पे आओ। कह रहे हैं कि मध्य पद 6 है, मध्य पद देखो चार ऑप्शन में 6 ही है, ठीक, चार ऑप्शन में 6 है, उनका गुणनफल 216 है। अब इन सबका गुणनफल करो, 6 3 18, 18 12 करोगे तो 12, तो इंटू मतलब 18 इंटू 12 करोगे तो भी आपका 96, अरे 12 12 और 9, इसका भी 216 है, यानी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, लेकिन हमें और भी चेक करने होंगे। तो 6 दूनी 12 और 12 इंटू 18 है, ये भी 216, 6 कम 6 और 36 छक्का भी 216, और 9 24 इंटू 9, 9 36, ये भी 216, हाँ, चारों ऑप्शन आपके ठीक। ये क्या, चलिए तो कुछ क्वेश्चन में डेटा मिस हुआ है, ठीक है, ओके। अगर यहां हम एक चीज और नोट डाउन कर दें तब आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तथा पदों का योग, तथा पदों का योग मतलब संख्याओं का योग, चलो संख्याओं का या पदों का एक ही बात है, का योग 6 3 9 और 9 12 21, ठीक है, 21 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमने अगर मेंशन कर दिया तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ, चारों ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। चलिए तो आपका अगर आपने ये मेंशन कर दिया था पदों का योग 21 है, और कहीं तो नहीं आ रहा 21 ना, हाँ नहीं आ रहा, तो 21 योग इसी का आएगा, ए वाले का, ठीक है। 6 3 9 और 12 और 9 21 होता है, ठीक। कभी कभी हो जाता है। तो यदि log 10 की वैल्यू 10 log 2 बेस 10 की वैल्यू जो 0.3010 है वो, तो log 10 5, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिएगा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, समझ ही नहीं आता इस क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे है। तो देखो इस एक चीज तुम जानते हो 5 है, ठीक है, बेस 10 बनाना है, बेस 10 है और 2 है, 5 बेस 10 2, इसका मतलब तुम वैल्यू सिर्फ log 2 की जान रहे हो और किसी की नहीं जानते, ठीक है। तो 5 को ऐसी दो टर्म में ब्रेक करो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसी दो टर्म में ब्रेक करो जिसकी वैल्यू आप जानते हो। क्या log 10 की वैल्यू जानते हो आप? जी मैं log 10 की वैल्यू जानता हूं, क्या होती है? नहीं मुझे नहीं पता जवाब। लेकिन अगर log 10 की वैल्यू बेस में 10 है तब 1 होती है, ये पता है, ठीक है। log 10 अगर बेस 10 के अलावा कुछ और भी है मुझे नहीं पता, लेकिन log 10 की वैल्यू बेस 10 पर 1 होती है, ये पता है, ठीक। ये फार्मूला होता है प्रॉपर, ठीक। और log 2 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है बेस 10 पे, कितनी होती है 0.3010 दे रखी है, हमें log 5 निकालनी। अच्छा 10 को मतलब 10 को, एक मिनट,
5 को हम 10/2 लिख सकते हैं ना? बताओ, कोई दिक्कत? 10 की भी पता है, 2 भी पता है, अब हो जाएगा सॉल्व। तो log 10 5 को हमने लिखा log 10/2, ठीक। ये डिवाइड में m अपॉन n, ये होता है ना log बेस कुछ भी हो, चलो मान लो m n को क्या लिख दोगे, तो m n है, ठीक है। तो कैसे इसमें ब्रेक होते हैं, ये log m माइनस log 10 बेस n, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो बस यही करना है। तो log 10 ऊपर फिर माइनस लगाओ log 10 2, log 10 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, ठीक है। माइनस log 2 की वैल्यू जो है 0.3010 दी है, तो बस कट करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 और 9 और अगेन 9 एंड अगेन 6 6990 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सही है। यदि tan थीटा बराबर इतना और इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, ये देखो tan थीटा की मैंने बताया था आपको, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा और आपसे किसी भी चीज की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है, और आप निकालने में सक्षम है, ठीक है। तो लेकिन ए बी ये कोई नंबर्स नहीं है, ठीक है। और जब आप मतलब ये साइन थीटा की वैल्यू निकालने जाएंगे तो अंडर रूट में बहुत सारे चीज आएंगे, ठीक। वो मेथड गलत नहीं है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उस मेथड से जाइए, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन पड़ेगी लेकिन हो जाएगा ना। चलिए, लेकिन आपने दूसरा मेथड ही देख लेते हैं। जब यहाँ आ गए तो क्या करेंगे, देखो यहाँ कॉस दिख रहा है, साइन दिख रहा है, कॉस साइन में हम एक रिलेशन जानते हैं tan थीटा का, अर्थात यहाँ डायरेक्ट tan थीटा बनाओ, कैसे भी करके इन दोनों टर्म में से एक को tan थीटा ले लो, बनाओ। क्या करेंगे, पहले तो ये देखो लिखा क्या है, b cos थीटा माइनस a sin थीटा लिखा है ना, अपॉन b cos थीटा प्लस a sin थीटा लिखा है, ठीक है सर जी, ये लिखा है। तो कैसे बनाऊं मैं इन दोनों टर्म में से एक को या दोनों को tan थीटा, मुझे tan थीटा बनाना है। तो मैं करता क्या हूं, ऊपर और नीचे दोनों को cos से डिवाइड कर देते हैं। किससे, cos से डिवाइड करने पर लिख दे रहा, cos से डिवाइड करने पर, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों में, नहीं कि सिर्फ ऊपर ही करने, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए होनी नहीं चाहिए। ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे, चलो cos से डिवाइड किया, मिलेगा क्या, इस टर्म में हम cos से डिवाइड कर रहे हैं, तो b अपॉन cos थीटा होगा, b अपॉन cos थीटा यानी कि b। ये समझ आ रहा है, नहीं आया, चलो तो प्रॉपर लिख के समझा देते हैं। जिन्हें आ गया वो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर ले, मतलब आगे बढ़ा ले, ठीक है। जिन्हें नहीं आ रहा उनको तो मैं बताना ही पड़ेगा ना। तो b cos थीटा माइनस a sin थीटा हुआ ना, इसे हमने cos से डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया, ठीक, अपॉन b cos थीटा प्लस a sin थीटा हुआ ना, इसे भी cos से डिवाइड करना है। कोई दिक्कत, ये था जो हम टर्म को थोड़ा सा शॉर्ट कराने की सोच रहे थे, ठीक। चलिए, तो b cos थीटा अपॉन, अब जब इसे ओपन करोगे तो ये हो जाएगा b cos थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक, माइनस a sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक। और इसे जब ओपन करोगे तो b cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस a sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए, तो cos थीटा से cos थीटा कटा b, और ये देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो b माइनस a tan थीटा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। देखो cos थीटा से cos थीटा कटा, बचा b प्लस sin अपॉन cos क्या होता है, tan, और a tan थीटा। हो गया ना, बस यही बनना था, इसी टर्म पे आपने आ जाना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब पहले एक चीज और देख लीजिए, tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में। tan थीटा की वैल्यू a अपॉन बी दी है ना, ये देखो a अपॉन बी, ठीक। चलो, अब tan थीटा की जगह a अपॉन बी रखेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक। tan थीटा की जगह हमें a अपॉन बी रखना है, तो b माइनस a, tan थीटा की जगह a अपॉन बी रख दिया, लो। b प्लस a, tan थीटा की जगह a अपॉन बी रख दिया, लो। तो यहां से देखो क्या बना, ये बना b माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी, यही तो बना। कोई दिक्कत, अब बी एलसीएम ले लिया, बी ऊपर एलसीएम लिया तो क्या बना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे भी बी एलसीएम लिया तो क्या बना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी से बी कैंसल आउट हो गया। तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन सही, मतलब पहले ही चेक करो, अब बचा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक।
हाँ तो कोई दिक्कत, ये आपका आंसर है। और देखते हैं कोई ऑप्शन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए ये क्वेश्चन करिए। 10 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 10 मीटर लंबी है। जब छाया और लंबाई सेम होती है एंगल 45 डिग्री बनता है। ठीक, मतलब ये बात तो आपको रट गई होगी। अब इतना ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करें, जब आपका लंब और आधार सेम हो जाता है तो एंगल 45 डिग्री बनता है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए करा देते हैं। ये 10 मीटर लंबी खंबा है, उसकी छाया भी 10 मीटर लंबी बनी। 10 मीटर लंबा छाया है, 10 मीटर लंबी खंबा है। ठीक, सूर्य का ऑनियन कोण पूछ रहा है, यानी कि ये मान लो tan थीटा हुआ। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल में हमने tan थीटा लिया, क्या आएगा, ये 10/10 यानी लंब अपॉन आधार। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा की वैल्यू होगी 1। अब बताओ 1 tan के किस एंगल की वैल्यू होती है, सर जी tan 45 की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू 45 आ गई। ठीक, ये वाली बात तो रट जानी चाहिए। अगर आपकी जो है आपका लंब और आधार सेम हो जाए तो एंगल 45 डिग्री आता है। ठीक, सरल कीजिए sec 80 डिग्री और sin 10 डिग्री। ठीक है, sec 80 डिग्री और sin 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री और cosec 31 डिग्री। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। और हमने उस दिन जो आपको त्रिकोणमिति की वीडियो दी थी उसमें ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, क्या है इन क्वेश्चंस में, देखो 80 10 की वैल्यू तुम नहीं जानते, 59 और 31 की वैल्यू नहीं जानते, तो कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लग रहा होगा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोई, चलो आओ उसी को करते हैं, क्या हो रहा होगा। sec 80 को हम क्या लिख सकते हैं, sec 80 को लिख सकते हैं सर जी sec 90 माइनस 10, लिख दिया, कोई दिक्कत। और sin 10 तो है ही इधर, प्लस cos 59 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 59 को cos, ठीक है 59 cos 59 को लिख सकते हैं 90 माइनस 31। ठीक, और यहां पर cosec, ये CSC का मतलब cosec होता है, cosec 31। तो sec 90 माइनस 10 क्या होता है दोस्तों, sec 90 माइनस थीटा होता है आपका cosec थीटा, यानी cosec 10 डिग्री, डिग्री में चल रहा है, और sin 10 डिग्री। ठीक, प्लस cos 90 माइनस 31 क्या होता है, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है आपका sin थीटा। ठीक है, sin 31 डिग्री, और इधर चल रहा है cosec 31 डिग्री। अब आप सोचेंगे ये क्या हो गया, ना 10 डिग्री इधर 31 डिग्री हो गया, ना स्क्वायर बन रहा है ना कुछ बन रहा है। लेकिन अगर आपने टाइप 1 पढ़ा, मेरा मैंने वीडियो बताई थी जिसमें टाइप 1 भी बताया था ना, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप 3 था, टाइप 1 भी बताया था। अगर आपने टाइप 1 अच्छे से पढ़ा होगा तो इसे समझ गए होंगे है क्या, समझ गया नहीं समझ गया। इसकी वैल्यू 1 आती है, कैसे आती है भी बताएंगे। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू 1 आती है, 1 + 1, यानी आंसर आपका 2 आ गया। cosec 10 और sin 10 कैसे आती है, चलिए बताते हैं। cosec 10 को तुम क्या लिख सकते हो, 1/sin 10 लिख सकते हो ना, cosec जो होता है sin का ही तो रिवर्स होता है, यानी sin 10, और ये मल्टीप्लाई में यानी sin 10 तो चल ही रहा है ना। प्लस sin 31 को क्या लिख सकते हो, sin 31 को 1/cosec 31, ठीक, इंटू cosec 31 तो चल ही रहा है। तो देखो cosec से cosec कटा, sin से sin 10 एंगल में कट गया, तो 1/1 + 1 आया ना समझ। अगर त्रिकोणमिति की आपने वो वाली वीडियो देख ली ना, तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, कैसे भी हो। एक वृत्त का केंद्र कितना है, उसकी त्रिज्या 5 है, वृत्त का समीकरण। ये क्वेश्चंस हाई स्कूल वालों के लिए कठिन है, लेकिन 11th वालों 12th वालों आपके लिए हलवा है ना। चलिए, लेकिन फिर भी 10th वालों को हम ऐसे समझाएंगे उन्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, 10th वालों ने सरल रेखा की इक्वेशन पढ़ी है ना। तो ऐसे ही वृत्त की भी इक्वेशन होती है, सर्कल की भी इक्वेशन होती है। ठीक है, वो समझते हैं कैसे होती है। एक वृत्त का केंद्र, चलो वृत्त ही बना ले रहा ना, वृत्त का केंद्र कितना है 2,3, 2,-3। ठीक, इसकी त्रिज्या 5 इकाई, यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 है, 5 यूनिट या 5 इकाई। वृत्त का समीकरण बताइए। अच्छा, वृत्त का समीकरण हम मानते हैं, वृत्त का समीकरण मतलब होता है दोस्तों, ये जो पर्दी है, ये पर्दी है, इसकी इक्वेशन। ठीक है, इसकी इक्वेशन। तो हम मान ले रहे हैं कि इस पर्दी पर एक पॉइंट x, y है। ठीक है, तो ये बस ये लोकस होता है x, y का, कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, यही होता है क्वेश्चन का मतलब। तो अब आपको कुछ चीज समझ आ रही होगी, कुछ चीज, दूरी का, डिस्टेंस का फार्मूला आपको समझ आ रहा होगा। सर जी ये दो पॉइंट है 2,-3 और x, y जिसकी डिस्टेंस 5 आपने दे रखी, और ये यही नहीं, x, y यहां मान लो
यहां पर भी मान सकते हो एक्स कॉमा वाई, तब भी इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, क्योंकि ये सेंटर हो गया और ये पर्दे हो गए, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 5 ही रहेगी। कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस 5 ही रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि वो त्रिज्या है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है, x1 2, ठीक है, चलो लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, तो स्क्वायर करके लगा दें डायरेक्ट। चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, डी, चलिए डी इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है, x1 माइनस क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y माइनस y2, ध्यान रखो ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 3 हो गया ना, का स्क्वायर, ठीक। ये अंडर रूट को हटाओगे यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर यानी डी कितनी है, 5 ही तो है, तो उसका स्क्वायर कर दोगे आप, तो क्या बना, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही डिस्टेंस का फार्मूला होता है, बस हमने ये स्क्वायर अंडर रूट हटाया है स्क्वायर करके दोनों साइड, ठीक। इसका स्क्वायर करो तो अंडर रूट हट जाएगा, इसका तो 5 स्क्वायर लेके दिया, तो बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या होता है, बस सॉल्व करके दे देना है। तो 25 इक्वल टू, इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अब डायरेक्ट अच्छे वे में इधर ले आते हैं सारी चीजों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x है ना इधर, एक मिनट ये गलती, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में थोड़ी सी मिस्टेक होती रहती है, और यही दोस्तों सिली मिस्टेक होती है जो आप अपने एग्जाम में करेंगे, ठीक। लास्ट वीडियो में भी एक मिस्टेक सिर्फ माइनस की हुई थी, ब्रैकेट से पहले माइनस नहीं लगाया था, ठीक। तो ये सिली मिस्टेक आप अपने एग्जाम में कर रहे हैं, क्योंकि टाइम का प्रेशर होता है, यहाँ मुझे भी है, क्योंकि मुझे 40 क्वेश्चंस 40 एक घंटे में कराने होते हैं, और यूट्यूब पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है पॉलिटिक्स में मैथ के 20 क्वेश्चंस के साथ 40 क्वेश्चंस आपके प्रॉपर सॉल्विंग के साथ एक घंटे में करा पाए, लेकिन मेरे ऊपर इसी बात का प्रेशर होता है, मुझे एक घंटे में करना है, तो थोड़ा सा फास्ट निकल जाते हैं, ठीक है। उसी चक्कर में थोड़ी सी सिली मिस्टेक होती हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, जो मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूं आप समझ जाते हैं, अब आपको एग्जाम में नहीं करनी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इधर लाओगे तो प्लस 4x हो जाएगा, और 6y प्लस का है तो इधर लाओगे तो 6 माइनस 6y होगा, ठीक, और 9 को वहीं छोड़ दो, 9 माइनस 25, चलिए 9 को भी इधर ही ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे इक्वेशन लास्ट में 0 है। तो ये क्या था, प्लस 25 ऑलरेडी इधर लिखा है, माइनस 9, ठीक है, इक्वल टू 0, समझ आया ना इतना। तो हमारी लास्ट इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, और 25 में से 9 कट करेंगे तो 16, हाँ 16 ही आता है, ओ माइनस 9 और ये वाला माइनस 4 बचा, तो 16 में से जब 4 कट करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है, अभी भी गलतियां ही हो रही हैं, तो 12 आएगा, ये माइनस 4 प्रॉपर माइनस 4 इक्वल टू 0 तो प्लस 12, ठीक है, कोई दिक्कत, यही आपका आंसर हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 6y, प्लस 4x माइनस 6y, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक, कोई दिक्कत। यही होता है सर्कल की इक्वेशन, ऐसे ही करना होता है। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, सर्कल की इक्वेशन लिखना, दूसरी क्या चीज सीखी, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। हाँ बहुत सारी सिली मिस्टेक हम कर देते हैं, लेकिन आपने नहीं करनी है। कह रहे हैं कि एडी समद्विभाजक है और बीसी डी पर मिलता है यदि ए बी बराबर है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी लगेगी माध्यिका वाली, कि वो माध्यिका की समद्विभाजक वाली, समद्विभाजक जो होता है वो जिस साइड पे लग रहा होता है उस साइड को उस रेशियो में विभाजित करता है जो बची हुई भुजाएं होती, ठीक है। ऐसे समझते हैं कैसे, ये प्रॉपर्टी ही है ट्रायंगल में, बस सिर्फ अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो ट्रायंगल में कुछ नहीं हो जाता। ये समद्विभाजक है, समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक। तो ये मान लो अगर x है, मान रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं, ये x है ये y है, और इस समद्विभाजक ने इस वाली भुजा को a अपॉन b के रेशियो में कट कर दिया, ठीक है, a अपॉन b के रेशियो में कट कर दी। तो हमारी प्रमेय क्या कहती है कि बच्ची ये कट करता है इन भुजाओं के रेशियो में, यानी कि x अपॉन ये बराबर पहले लगा दिया a और b की, ये कैसे कट करता है, x अपॉन a, इसका रेशियो इसके साथ, इसका मतलब इस वाली भुजा का रेशियो इसके साथ,
बराबर होगा इस वाली भुजा का रेशियो इस कटिंग के साथ, जो कट किया है ना, दो बराबर भागों में विभाजित किया। बराबर भाग नहीं होते, अनुपात सेम होता है, ठीक है। इनका और इनका अनुपात इनके और इनके अनुपात के बराबर होता है, ठीक। बस ये है आपकी प्रमेय, ठीक। चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या था, इसे हटाते हैं, समझ गए होंगे ना आप। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, एबीसी बनाओ भाई। ए बी सी में एंगल ए का समद्विभाजक एडी, ए और डी, ए डी, डी सी पे मिलेगा पॉइंट। एडी जो है एंगल ए का, एंगल इसका समद्विभाजक है जो बीसी पर डी पर मिलता है, ठीक है, मिला दिया। यदि ए बी बराबर 5, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये बीसी है, ये भी दे रखी है इन्होंने 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं था। तो बीडी है, मीटर इसकी वैल्यू पूछिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आओ इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बीडी पूछा है, तो पूछा बीडी, बीडी पूछा है भाई, बीडी ये है आपका, ठीक है, ये बताना। हमने मान लिया ये एक्स है, ठीक है, माना कि ये एक्स है, ठीक, कोई दिक्कत, बीडी आपका ये ए एक्स मान लिया। चलो आओ करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। हमारी प्रमेय के अनुसार ए बी ध्यान से देखना, ए बी अपॉन बीडी, क्या बीडी, ए बी अपॉन बीडी बराबर होगा ए सी अपॉन डीसी के, ठीक है, ए सी अपॉन डीसी के। ये अभी हमने इससे पहले समझाया था आपको, ठीक है, समझ आया। ए बी की वैल्यू कितनी है 5, ए बी की वैल्यू कितनी है, बीडी की वैल्यू एक्स हमें जो निकालनी है, ठीक है। ए सी की वैल्यू कितनी है 7, डीसी की वैल्यू कितनी है नहीं पता, कैसे निकालेंगे। बीसी की पता है आपको 6 है, ये पता है बीडी, तो बची ये कितनी 6 माइनस एक्स, समझ आया ना। ये टोटल 6 और ये x, तो ये कितनी 6 माइनस एक्स, ओके, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7x इक्वल टू 6 और माइनस 5x, ठीक, और 7 5 12x इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 30/12, ठीक। तो जब इसे कट करेंगे तो पहले किससे करें, 2 से कर दो, तो 6 12 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 2.5 आ गया, ठीक। ये सही किया है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2.5, हाँ सही है, भी सही। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 12, हाँ एक क्वेश्चन में से है, तो क्वेश्चन तो हमें 40 ही कराने, एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से दे देते हैं तुमको, इसे सॉल्व करना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा ये 13th। ओके, अगर मैं आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दूं 25, हाँ ठीक है, हाँ, और ए बी की वैल्यू आपको दे दूं 12, ठीक, कितनी 12, यहाँ पर, ठीक। तो आपने वैल्यू बतानी है, ये दी हुई वैल्यू है, आपने वैल्यू बतानी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसे सॉल्व करना है, आप कर लेंगे। अगर नहीं हो तो टेलीग्राम पर ग्रुप में भेज दीजिए, हम आपको वहां बता देंगे, ठीक है। ये प्रयास करिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। आंसर बता दें इसका, आंसर आएगा, एक मिनट निकाल के ही बताते हैं ना प्रॉपर, आप दिक्कत में फंस जाएंगे। आंसर आएगा 125 प्लस 37, ठीक है। आंसर आपका जो आएगा वो होगा 37, ठीक। आंसर भी लिख दे रहा है आपके लिए, आप सॉल्व करना कैसे आया वो तो आप जाने। आंसर जो होगा वो इसका 37 होगा, ठीक, माइनस 37 नहीं, सिर्फ 37, ओके। चलिए, एक शंकु, एक अर्धगोले और एक बेलन के आधार, मतलब एक शंकु, अर्धगोला और बेलन के आधार समान है, ठीक। आधार समान का मतलब आधार, ये वाली चीज समान, मतलब रेडियस समान, ठीक, और ऊंचाइयां भी समान है, उनके आयतनों का अनुपात, ये बना दिया हमने शंकु, इसका आधार समान कर दिया, आधार अर्धगोला बना दिया, ये बना दिया अर्धगोला, ठीक है, और एक बेलन बना दिया, ये लो बेलन बना दिया, इनका आधार समान है, यानी ये वाली रेडियस तो आर इसकी भी है, आर इसकी भी है, ठीक है, आर इसकी भी है, ये तो फिक्स हो गया ना। आयतनों का अनुपात पूछा है, लेकिन हाइट भी समान है। इसकी हाइट क्या होती है, अर्धगोले की हाइट बताओ, अर्धगोले की हाइट तो आर ही होती है ना,
जब इसकी आर हो गई तो इसकी भी फिक्स हो गई ना, क्योंकि ये बराबर है आपस में, आधार और ऊंचाइयां समान है, इसकी आर हो गई तो ये भी आर ही हो गई और ये भी आर ही हो गई। ठीक, कोई दिक्कत? बस अब आयतन के फार्मूले लिख देने। इसका क्या होता है 1/3, मैं डायरेक्ट अभी फार्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या होता है अर्धवृत्त है तो 2/3 पाई पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका क्या होता है पाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच की वैल्यू इनके लिए, इन दोनों के लिए आर है, ठीक है। 1/3 आर क्यूब, 2/3 आर पाई, क्यों भूल जाता हूं मैं, ये लीजिए पाई लिखो यहाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत? 2/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पर पाई आर क्यूब, क्योंकि एच की जगह आर रखोगे तो आर क्यूब हो जाएगा ना। अब बस क्या बचा, पाई से पाई तीनों में कैंसिल आउट हो गया, और चलो पहले कर ही दो। आर क्यूब से देखो, पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ क्या बचा 1/3 रेशियो ले रहे हैं, 2/3 और यहाँ बचा 1, ठीक। 3 से सब में मल्टीप्लाई करो, 3 से सब में मल्टीप्लाई करो, करोगे 1 आएगा, इसे करोगे 2 आएगा, इसे करोगे 3 आएगा, तो ये आपका रेशियो होगा 1:2:3, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? और समझना ये था कि हाइट जब समान की तो हाइट कितनी होगी, हाइट आर ही होगी, क्योंकि अर्धगोले की हाइट आर होती है, क्योंकि अर्धगोला मतलब यही आर आर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ये आपने करना है, ठीक है। रिपीट योरसेल्फ। आंसर बताएं इसका, आंसर तो इजी है, ये होगा। चलिए, 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का माध्य 16 हो जाता है, हटाई गई संख्या। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। 5 संख्याओं का माध्य, 5 संख्याओं का माध्य, संख्याओं निकालो, 5 संख्याओं का योग। जब 5 संख्याओं का जब तुम माध्य ले रहे हो तो योग निकालने का फार्मूला बता सकते हो? पहले तो ये समझो, माध्य बराबर होता है पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, ठीक है। पदों का योग निकालना है, हमने बस पदों का योग निकालना है। कितने? 5 पदों का योग, क्योंकि जब पहले 5 है तो 5 पदों का योग निकालो। कैसे निकालेंगे? माध्य कितना आया 18, पदों की संख्या कितनी है 5, तो कितना आया 18 पंजे 90, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या है, शेष 4 संख्याओं का माध्य बताइए। तो 4 संख्या बची तो 4 पदों का योग निकाल दो। 4 पदों का योग कैसे निकालेंगे? माध्य कितना दिया है 16, पद कितने हैं 4, 16 चौके 64, बस। ये 5 पदों का योग है, 4 पदों का योग है। एक पद हटाया ना, तो जो हटा है वही, मतलब इसमें इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो वही आएगा जो हटा है पद, ठीक है। तो हटाई गई संख्या लिख दे रहा, हटाई गई संख्या, हटाया गया पद, हटाई गई संख्या बराबर 90 - 64, क्योंकि ये 5 पद है, इस वाले में वो संख्या है, इस वाले में वो संख्या नहीं है, तो हटाई गई वही तो होगी ना। 6 और 8 में से 26, ठीक है। आपका आंसर 26 आ गया, ठीक। कोई दिक्कत? और समझना होता है क्वेश्चन को बोल के आ रहा है और हमें करना क्या। आंकड़े 2 3 5 3 7 3 8 5 3 9 का बहुलक है। बहुलक मतलब जो पद सबसे ज्यादा बार आया हो वो ही बहुलक होता है। देखो 2 कितनी बार आया, एक बार, 3 ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक। मुझे 3 सबसे ज्यादा बार लग रहा है, तो ये बहुलक हो जाएगा, ठीक। 2 पासे फेंके जाते हैं, योगफल एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे करिए। आपने 2 पासे फेंके हैं, क्या 2 पासे फेंके हैं, और योगफल जो है अभाज्य संख्या। योगफल मतलब अभाज्य संख्या मतलब 2 3 5 7 और 11, 13 भी होता है, लेकिन आप पासे में 6 6 होते हैं, 6 6 12 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। आपका योग मैक्सिमम 12 तक जा सकता है। 13 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन उस पर जाएगा ही नहीं, तो हम उसे लेंगे ही नहीं। तो अब बताओ 2 के क्या पॉसिबिलिटी है, आपके पहले पासे पर आ जाए 1, दूसरे पासे पर भी 1 आ जाए, ठीक। यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ है नहीं, है ना। ऐसा तो ये थोड़ी देख सकते हैं एक पे 2 आ जाए, इस पे 0 आ जाए, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि 0 होता ही नहीं। 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, पहले पे 2 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, हाँ पॉसिबिलिटी है। या दूसरे पे 2, पहले पे 2 आ जाए और दूसरे वाले पे 1 आ जाए, इसके अलावा कोई है नहीं है।
ये हम अपने परिणाम देख रहे हैं, अनुकूल परिणाम, ठीक है। फिर उसको हम गिनेंगे कितने आए अपॉन 36 कर देंगे, क्योंकि टोटल 36 ही होता है, ठीक है। 5 आने की प्रायिकता क्या है? एक पे 4 आ जाए, प्रायिकता नहीं परिणाम, वो देखते हैं। एक पे 4 आ जाए और दूसरे पे 4 आ जाए, ठीक है। और ये देखिए पहले पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक। और अगेन 3 आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है। और ये 4 आ जाए और 1 आ जाए, ठीक। इसके अलावा कोई और परिणाम है? नहीं है, 5 पे नहीं है। इस पे देखिए पहले पे 1 6, ठीक। 2 5, ठीक है। 3 4, ठीक है। 4 3, ये भी ठीक है, ठीक है। 5 2, ये भी ठीक है। और 6 1, इतने ही तो तरीके हो सकते हैं, इतने ही हो सकते हैं, ठीक है। 11 आने का 5 और 6, और यह 6 और 5। अब देखो हमें चाहिए प्रायिकता, ठीक है। अब बताओ हमें चाहिए यहाँ पर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या, ठीक है। अनुकूल कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं? 15। टोटल कितने होते हैं? 36, ठीक है। संभावित परिणाम 36 होते हैं दो पासों जब फेंकते हो तो, ठीक है। तो क्या करें, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 5 होते 12, आपकी प्रायिकता आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट, चलिए। रुपए 500 पर 40% की एकल छूट और 36% व 4% की दो क्रमिक छूटों का अंतर है। वाह, बेहतरीन क्वेश्चन। क्या हुआ इस क्वेश्चन समझिए, आप एक शॉप पे गए, आपने 500 रुपए जो भी शॉपिंग की, आपको दुकानदार ने उस पर 40% की एक बार में छूट दे दी कि चलो तुम्हारे लिए एक काम 40% की छूट दे दी। आप दूसरी शॉप पे गए, उसने क्या किया, उसको तुम अच्छे से नहीं जानते थे, उसने कहा, तुमने कहा छूट कितनी दोगे, तो उसने कहा 36%। तो उसने 36% पहले छूट दी, ठीक है। तुम कहने लगे नहीं हमें और चाहिए और चाहिए, तो दुकानदार थोड़ा चलो ठीक है ग्राहक बन जाओगे आप। उसने कहा अब जो पैसा 36% के बाद जो तुमने हमें पैसे दोगे, ठीक है, उस पर हम 4% की तुम्हें छूट और दे रहे, ठीक है। तो ये दो क्रमागत आपकी छूटें हो गई। तो अब ये बताओ 40% पर जो आपको छूट मिली और ये दो क्रमागत छूट यानी 36 और 4 पे जो छूट मिली, उनका डिफरेंस क्या है, ठीक है, यही पूछा है। आओ पढ़ते हैं। तो एकल छूट लिख दे रहा मैं, एकल छूट जो आपको मिली है वो है 500 पर 40%, 40%, 40%, ठीक है। यानी कि 500 का 40%, ठीक। तो 5 के 20 यानी 200 रुपए, ठीक है। आपको 200 रुपए की छूट मिली है एकल छूट, कितने की? 200 की। चलिए आओ अब बात करते हैं, ये एकल छूट है, ठीक है। अब तुमने फिर से वही काम किया, पहले क्या किए, दूसरी शॉप पे गए, 36% की छूट मिली, 500 रुपए पर आपको 36% की छूट मिली, ठीक है। तो बताओ कितनी मिली? 500 का 36 अपॉन 100, ये कटा 36 पंजे और 3 पंजे 15, 3 18, 180 रुपए की आपको यहाँ छूट मिलेगी। 180 रुपए की छूट आपने अब पेमेंट कर दिया। अब बताओ पेमेंट कितना करेंगे? 180 रुपए की छूट दे दी, पेमेंट आपने यानी कि शेष, मतलब शेष बची राशि, आपके द्वारा दिए गए रुपए, ठीक है, ये लिख सकते हैं शेष बची राशि। लिखना क्या है, दिए गए रुपए, आपके द्वारा दिए गए रुपए, ठीक है, ऐसे ही लिखते रहे। दिए गए रुपए आपने उसे कितने पैसे दिए होंगे? 180 की छूट मिल गई 500 में, 180 की छूट मिल गई आपको 500 में, तो 180 रुपए आपने उसे दे दिए ना, मतलब 180 रुपए की छूट मिल गई, तो आपने रुपए कितने दिए, ठीक है। और 320 रुपए आपने उसे दे दिए, दुकानदार को 320 रुपए दे दिए ना, मिल गए। आप तुम्हें कहा कि मुझे और छूट दो 4% की, तो 4% की और छूट यानी 320 पे ही मिलेगी ना वो। दुकानदार ने भी कहा था कि मैं आपको इसी पे, और क्रमिक छूटों का अंतर, क्रमिक छूट का मतलब ये होता है, ठीक है। 320 पर आपको 4% की छूट और मिल गई, ठीक है। चलिए, तो इसकी जब 4% छूट निकालेंगे तो 320 इंटू 4/100, 0 से 0 घटा और डायरेक्ट कर देते हैं, 4 दूनी 8 और
4 के 12, ठीक है। 12.8 रुपीज की आपको यहाँ छूट मिल गई। तो अब ये बताओ 12.8 रुपीज की यहाँ छूट मिल गई तो कुल छूट कितनी मिली? कुल छूट 36% पे 180 रुपए में मिली थी, यहाँ पर 12.8 की मिल गई, तो टोटल छूट कितनी हो गई? 0.8291, 192.8 रुपए की टोटल छूट मिली है आपको क्रमिक छूटों पर, ठीक है। अब अंतर बताना था, एकल छूट, तो अंतर ही तो बताना था, अंतर बताओ लो। एकल छूट माइनस ये क्रमिक छूट, एकल छूट आपकी 200 थी, 200 यहाँ देखो ये प्रॉपर जब आप निकाले तो 200 रुपए आई थी ना, में से 192.8 को जब तुम कट करोगे तो आएगा 2 और ये 9 में से 7, ठीक है, 7.2 आंसर हो गया। तो आपको जो छूट मिल रही है वो 7.2 ही मिलेगी, ठीक। अगर आप एक बार एक दाम में 40% ले लेते हैं और उसके बाद 2 टुकड़ों में लेते हैं 36 और 4 में, तो आपको ओवरऑल घाटा ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपको 7.2 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक। चलिए 16,000 पर 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज जब ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है ये, कहां गया? त्रैमासिक जब ब्याज आपका संयोजित होता है तो आर कितना हो जाता है, आओ समझते हैं। पी आपका 16,000 दिया है, ठीक है, वार्षिक दर दी है, ये आर की वैल्यू वार्षिक दर यानी 20%, ये आपकी वार्षिक दर है। कैसी है? वार्षिक दर है, ध्यान रखना। टाइम आपका 9 माह दिया है, टाइम जो दिया है 9 माह, मंथ दिया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ब्याज जो है आपका वो त्रिमासिक यानी तिमाही पर संयोजित किया जाता है। जब ब्याज तिमाही पर संयोजित किया जाए तो जो आपकी न्यू आर आएगी वो वार्षिक दर का, जो न्यू आर आएगी वो वार्षिक दर का 1/4 होगी, यानी वार्षिक दर आपकी 20 और ये 4 यानी कि आपकी 5 आ गई, ठीक है, 5% आएगी, ठीक ठीक। कोई दिक्कत? टाइम तिमाही संयोजित हो रहा है तो ये बताओ टाइम आपके 9 महीने में निकलवा रहे हैं तो कितनी तिमाही हो गई? 3 महीने की एक तिमाही होती है ना, तो 9 महीनों में कितनी तिमाही हो गई? 3, ठीक है। 9 महीनों में कितनी तिमाही हो गई? 3, ठीक है। तो टी बराबर 3 हो गया। तो बस अब क्या क्या निकलवाना है? चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन, एन या टी, ठीक है, टी रखा है तो टी रख दो। चलिए पी की वैल्यू कितनी थी? पी की वैल्यू थी 16,000, पी की वैल्यू थी 16,000, ठीक। 1 प्लस आर की वैल्यू अभी अपने नई निकाली, नई वाली रखेंगे तो इसलिए बड़ा वाला आर बनाओ, तो नई वाली आर अपॉन 100 टू दी पावर एन की वैल्यू 3 या टी की वैल्यू 3। 16,000 इंटू ये काटोगे इसे तो आएगा 20 1/3, ये देखो 21/20, जब इसे काटा तो आया 20, तो 21/20 टू दी पावर 3, इसका मतलब ये 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक। तो जब वहां पे 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है, ये वाले से, और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये नीचे टोटल 8 बना, 8 से 16 काटोगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो 20 बने का क्यूब होता है 9261 यानी 9261, तो ये 2 और ये 5 और ये 18, ठीक है। 18,522 आपका क्या आया? ए आया। ये ब्याज है? नहीं है। ब्याज कैसे निकालेंगे लोग? ब्याज आएगा सी आई माइनस बराबर ए माइनस पी। ए कितना है? 18,522, पी कितना है? 16,000, यही तो था। तो 225 और 2, ठीक है, रुपीस, 2522 रुपीस, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? चलिए फिजिक्स के मैथ के क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं यहाँ पर, फिजिक्स स्टार्ट होती है, ठीक। आवृत्ति का मात्रक है, देखो आवृत्ति का मात्रक होता है पर सेकंड, और पर सेकंड को ही बोलते हैं हर्ट्ज, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है, उसे ही बोलते हैं हर्ट्ज। सेकंड नहीं ओनली, सेकंड टाइम का मात्रक होता है पर सेकंड।
नियत चाल से वृत्त में गति करते हुए, नियत चाल यानी कि चाल, चाल आपकी नियत है, ठीक है, यानी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो उसी से चल रहा है। वृत्त में गति करते हुए पिंड का नियत वेग, वेग नियत है? नहीं, वेग नियत नहीं है। क्यों नियत नहीं? चाल तो नियत है सर, वेग नियत क्यों नहीं? अभी बताते हैं। परिवर्तित वेग, हाँ, वेग आपका परिवर्तित होता है, हर पॉइंट पे परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, शून्य तो रहना है, हाँ कतई ना। नियत विस्थापन ये भी गलत, ठीक है, विस्थापन भी चेंज हो जाएगा। कैसे? देखो ये चला, चाल का मतलब क्या होता है? 20 मीटर पर सेकंड, इसी स्पीड से आप चलना है, ठीक है, लेकिन क्या वेग में होती है आपकी डायरेक्शन, ठीक है, वेग में आपकी होती है डायरेक्शन। अभी आपका मान लो चल रहे हैं, आप साइकिल से चल रहे हैं, तो अभी आप यहाँ है तो आपकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट होती है, पहली बात तो समझिए। अभी आपकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, बी की डायरेक्शन। इस समय आप यहाँ आ गए, इसकी डायरेक्शन बी ये हो गई। तो देखो डायरेक्शन चेंज होने के कारण आपका वेग परिवर्तित हो गया, ठीक है, समझ रहे ना। अभी मान लो वो बंदा यहाँ आ गया तो इसकी इसकी ये वेग की डायरेक्शन ये हो गई। तो वेग की डायरेक्शन यानी आपको जो वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसी कारण आपका वेग परिवर्तित है। स्पीड तो सेम है। वेग अगर हम ये कहें 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये अगर ये वेग बोल रहे हैं तो ये सही है, ये 20 से ही चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है ना, तो डायरेक्शन चेंज होती है वेग में, इसलिए परिवर्तित है, ठीक। बल और विस्थापन का गुणनफल देता है, यानी एफ इंटू डी का गुणनफल क्या देता है? साहब वर्ग देता है, यानी कार्य, ठीक। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है एम जी एच। किस पे निर्भर करती है? एम यानी मास पर, जी यानी वृत्तीय त्वरण पर, एच यानी हाइट पर, तो ऊंचाई और द्रव्यमान, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल एफ है, यदि दूरी आधी कर दी जाए तो बल हो जाएगा एफ एफ जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है ना, आर स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। इन्होंने कहा दूरी आधी कर दी जाए, यानी आर अब जो तुम रखोगे वो आर अपॉन 2 कर दी जाए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ बराबर, ये अलग से, एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर अपॉन 2 का स्क्वायर के। एफ बराबर, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, चलो कर ही देते हैं, ए जी एम वन एम टू अपॉन, ये नया नहीं, ये नया एफ निकालना है, F1, ठीक है, चलिए, तो आर का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, 4 ऊपर जाएगा तो नया आर मतलब F1, 4 ऊपर जाएगा, 4 जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी देखो ये वाली वैल्यू किसकी है? ये वाली वैल्यू आर की है, तो F1 बराबर 4F, ठीक है। तो आपका जो नया फोर्स होगा वो पहले वाले का 4 गुना होगा, अर्थात 4F होगा, ठीक। कोई दिक्कत इसमें समझ में आए? कोई दिक्कत आई इसमें? नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे भी देखो जो रिलेशन होता है इसका एफ का आर के साथ, वो होता है 1/r², ठीक है। आर को आधा करोगे तो ये नया फोर्स है वो आपका 4 गुना हो जाएगा, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक। ये वाला तरीका 11th और 12th वाले अपना है, और ये वाला तरीका आप 10th वाले अपना सकते हैं, ठीक है। दाब का ऐसा ही मात्रक, देखो दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है, ठीक है। पास्कल होता क्या है? पास्कल, पास्कल होता है आपका मतलब पहले दाब ऐसे निकालो, P बराबर एफ अपॉन ए होता है ना, एफ हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं, ठीक है। वह ताप जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने समान पाठ्यांक देते हो, बताओ। तो वह ताप जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट, चलिए इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद होना चाहिए, और अगर नहीं है तो निकालने का तरीका बता देते हैं। पैमाने में देखो सी माइनस सी और एफ में क्या संबंध होता है, पहले ये देखिए, सी माइनस F15 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9, यही होता है ना संबंध सी और एफ में। तो कह रहे हैं सी और एफ फारेनहाइट समान है, अर्थात सी जो है एफ के बराबर है, हम मान ले रहे वो एक्स है, ठीक है, हमने मान लिया कि वो जो पाठ्यांक है वो एक्स डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो निकालते हैं, तो x माइनस 5/5 तो बराबर है x माइनस 32/9 बराबर है, बस तिरछी मल्टीप्लाई 9x माइनस 45 इज इक्वल टू 5x माइनस 10/15 और 1 16।
तो 9x-5x 4x हो गया, ठीक। -160 और +45, ठीक। तो 4x इक्वल टू आ गया आपका 5 4 10, 10 के बाद 205, ठीक। तो x की वैल्यू आपकी आ गई अपॉन 4, 4 पंजे 20। ये क्या, कुछ तो मिस्टेक किए हैं। आगे ध्यान, पता नहीं क्यों ऐसा हो जा रहा है, ये पूरा प्रॉपर गलत है, ठीक है। सही क्या है, कभी कभी हो जाता है। फार्मूले बहुत समय पहले मैंने पढ़े थे, जब मैं 10th में था तब मुझे फार्मूला पढ़ा था। C/5 होता है, C में से कुछ नहीं कट करना होता, ठीक है। F-32/9 होता है, ठीक है, ठीक। ये होता है, हाँ यही होता है। अब तो फिक्स है ना। चलिए, तो हमने x माना था, x/5 इक्वल टू x-32/9, ठीक। तो 9x इक्वल टू 5x माइनस से करो 160, ठीक है। तो 4x बराबर आ गया 9 - 5x बराबर 160, वो भी माइनस का, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 160/4, यानी कि 4 चौके 16। तो x की वैल्यू आ गई आपकी -40, अर्थात वह तापमान -40 होगा, -40 डिग्री होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपकी सही है, प्रॉपर सही। बस वो फार्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। कभी कभी हो जाती है, क्योंकि बहुत समय पहले हमने ये फार्मूले पढ़े थे। आप अभी रिकॉल कर रहे हैं तो आपको तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फार्मूला ये वाला सही है। चल, तो बेहतर जिस पर ये -40 डिग्री पर आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना जो है सेम पाठ्यांक देता है, ठीक, सेम रीडिंग देता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि वह अभिसारी, अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग, जो प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करता हो, ठीक है। तो वो कौन होता है, उत्तल लेंस ही होता है। अब प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, ठीक है, अभिसारित कन्वर्ज करता है, ठीक है। उत्तल लेंस बनाते हो ना, तो हम प्रकाश की किरण आ रही है ना, ये देखो प्रकाश की किरण आ रही है, ये फोकस से होकर जाएगी तो कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रही है ना ये किरण, मतलब क्यों, मतलब जा ही रही है, प्रॉपर कन्वर्ट हो रही है ना। और ऐसे ही आपने अगर ये उत्तल लेंस बनाया, ठीक, तो प्रकाश की किरण आ रही है तो ये डाइवर्ट हो रही है, ठीक है, ये डाइवर्ट हो रही है यानी अपसरित हो रही है, डाइवर्ट हो रही है यानी अपसरित हो रही है, ठीक। कोई दिक्कत। संबंध B बराबर IR कहलाता है, जो ओम का नियम है। तो B बराबर IR ओम का नियम है, ठीक है, ओम का नियम। एक क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय रेखाएं होती है, ये आपकी क्षण चुंबक होती है, ये नॉर्थ सिरा, ये साउथ सिरा। आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो एक लूप बनाती है, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर करती हैं नहीं, एक मिनट, काटती नहीं है, कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं, यहाँ बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, ठीक है। नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर करती हैं। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं गया, हमसे ये पूछा गया अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर मैंने कहा लूप बनाती हैं, तो साउथ से नॉर्थ में जाएंगी ही ना, वो जाना तो पड़ेगा ना अंदर, तो अंदर चलती हैं साउथ से नॉर्थ अर्थात दक्षिण से उत्तर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, जल का वाष्पीकरण रासायनिक परिवर्तन है ना, अरे मैंने सही क्यों बोल दिया। तो जल का जो वाष्पीकरण है वो आपका भौतिक परिवर्तन है। क्या, जब तक उनके अणुओं में, उनकी चीजों में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, वो अपनी मतलब रासायनिक स्थिति परिवर्तित ही नहीं कर रहा है, चाहे पानी लिक्विड फेस में हो, चाहे वाष्पीकरण में हो, चाहे बर्फ बना हो, ठीक है, रहता तो पानी ही है ना, ठीक है, यानी ये भौतिक परिवर्तन है। नमक का जल में घुलना, नमक का जल में घुलना भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जैसे ही नमक जल में घुलेगा तो नमक अपने यानी NaCl कुछ और थोड़ी बन गया, NaCl उसमें घुल गया है, लेकिन NaCl कुछ और थोड़ी बन गया, कुछ और नहीं बना है ना, उसका रासायनिक संगठन चेंज थोड़ी हो गए। अर्थात अब जब आप उसे पानी को उबालेंगे, यानी पानी को उबालेंगे नमक बच जाएगा, यानी NaCl फिर से मिल जाएगा, ठीक। तो ये भी भौतिक परिवर्तन। दूध का खट्टा होना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें दूध में लैक्टिक एसिड मिल जाता है, लैक्टिक एसिड मिल जाता है, ठीक है, इसके कारण रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या आप दही, यानी जब जो दही बनेगा, दूध का खट्टा होना मतलब दही बनना, दही से दूध बना पाओगे,
नहीं, कोई चांस ही नहीं। अगर भौतिक परिवर्तन होता तो बना सकते थे, ठीक है। कांच का टूटना है ऑल्सो भौतिक परिवर्तन। मैं टिक क्यों कर देता हूँ, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए, मतलब ये कांच की शीट थी तुम्हारे पास, इसे तुमने ब्रेक किया, ऐसे इस टाइप के कांच बन गए। इसका रासायनिक संगठन भी वही है जो इस कांच के एक छोटे से टुकड़े का है। रासायनिक संगठन में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, कोष कितने होते हैं, के एल एम एन, कैसे निकालते हैं, बोरबरी ने एक 2n² फार्मूला दिया था, ठीक है। इसके लिए 1 लिखते हैं, इसके लिए 2, इसके लिए 3, यानी नंबर एन की वैल्यू, ठीक है, एन इक्वल टू, ठीक। तो एल कोष मतलब एन की वैल्यू 2 निकालो, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 8। वैसे भी हमको पता होना चाहिए 2 8 18 32, ठीक है, ये याद कर। किसके लिए, के एल एम एन के लिए। तो के एल कोष में कितने, 8, एल कोष में 8, एम कोष में कोई पूछ ले तो 18, ठीक है, एन कोष में 32। CH3CH2OH का IUPAC नेम क्या है, CH3CH2OH, देखो लास्ट में OH है ना, तो ऑल तो आएगा ये फिक्स, ठीक है, क्रियात्मक समूह। CH3 यानी 2 कार्बन, मेथ 8, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, एथेन, और लास्ट में ऑल लगाओ, एथेनॉल, ठीक। कोई दिक्कत, मैंने हिंदी में नेमिंग कराई, लोग कराते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में ही करनी चाहिए, ठीक है। कैसे, एथ हो गया, एन, अब ए ई और ऑल, ये दोनों ओ और ई एक साथ आएंगे नहीं, ओ और ए एक साथ आएंगे नहीं, ठीक है। तो लास्ट वाले को हम लिख लेते हैं, तो अर्थात एथेन हटो, एथेनॉल, ठीक है। ऐसे आईयूपीएसी नेमिंग की जाती, ठीक है। CO2 में बंध का प्रकार है, CO2 में देखो C के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, अब ये ऑक्सीजन के पास भी होते हैं 2, तो ये आपस में साझा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है, CO2 बन जाता है, ठीक है। तो कौन सा साझा करने वाला, साझा किसमें होते हैं, साझा आपके कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं, यानी सहसंयोजक बॉन्ड करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है नायलॉन, पॉलीथीन, स्टार्च है, देखो पेड़ पौधों में जो स्टार्च बनता है वही, ठीक, वो प्राकृतिक होता है ना। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, सिरके में आपका एसिटिक एसिड होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू वगैरह खट्टे पदार्थों में होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने पेट में होता है, पेट में, तभी तो खाना पक जाता है ना, बिल्कुल नष्ट हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो फर्टिलाइजर में यूज होता है, ठीक है, उर्वरक वगैरह बनाने में। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, कौन सी धातु, और वो भी लिक्विड फेज में, कौन सी धातु होती है, पारा। बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, बिल्डिंग में हमने बताया था आपको एसिटिलीन करते हैं ना, एसिटिलीन, इसका फार्मूला होता है C2H2, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एथाइन, ठीक है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा एथाइन, कोई दिक्कत नहीं। आवर्त सारणी के एक ही वर्ग के तत्वों में समान होता है, बताओ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आवर्त सारणी के एक ही वर्ग, एक ही समूह है ना, ये में समान क्या होता है, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। तो और क्या होता है, परमाणु त्रिज्या, नहीं, परमाणु त्रिज्या, कोषों की संख्या, ये भी नहीं, परमाणु द्रव्यमान, ये भी नहीं, बचा क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या। तो आपकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे ग्रुप ए के तत्व है, ठीक है, हेलिन की, इनके लास्ट कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, देख रहे ना, तो वही उसी को जो लास्ट कोष होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इनके सबके लास्ट कोष में एक ही होता है ना, तो इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य आपका सोडियम क्लोराइड है। अपघट्य होते क्या है, जो विलयन इनका पूरा, जो अपने जलीय विलयन में टोटल मतलब प्रॉपर टूट जाते हैं, ठीक है, अर्थात घुल जाते हैं, ये Na+ में और ये Cl- में टूट जाता है। एसिटिक एसिड आपका दुर्बल है, ये नहीं टूट पाता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं टूट पाता, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं टूट पाता, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर, तो कमेंट जरूर किया कीजिए, कि ताकि हमें भी पता लगता है हम कैसा पढ़ा रहे हैं, और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर किया कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो आप, ऑप्शन है आपके पास, एंड एक शेयर का भी बटन होता है, आप चाहे तो उसे भी कर सकते हैं, ठीक।
उन बटन्स का यूज किया कीजिए, क्योंकि वो बटन्स इसीलिए होते हैं। ठीक है, फिलहाल सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।